फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिकी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। रमा देवी जी अपनी नई नवेली बहू टीना के साथ हॉस्पिटल से घर आई। टीना को कल से उल्टियाँ हो रही थी और पेट में दर्द था, इसलिए रमा देवी जी उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिए और रिपोर्ट कल देने को कही और उन्होंने टीना को कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दी थी। रमा देवी जी की बड़ी बहू श्वेता अपने पति के साथ अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब हो गई थी। वह अपने 9 वर्षीय बेटे आयुष को घर पर ही छोड़ गई थी, क्योंकि उसकी परीक्षाएं चल रही थी। आयुष अपनी दादी के साथ बड़ी खुशी खुशी रह लेता था, इसलिए उसकी मां को उसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। जैसे ही हॉस्पिटल से वह घर पहुंची, तभी आयुष भी स्कूल से घर आ गया। घर आते ही वह चहकते हुए कहने लगा, दादी आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और कल मेरी छुट्टी है, परसों मुझे फिर से एग्ज़ाम देने जाना है। रमा जी ने कहा कि मेरा राजा बेटा पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार है तो उसका पेपर तो अच्छा होगा। यह सुनकर आयुष बहुत खुश हो गया। तब तक टीना अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई थी। अभी टीना और आदित्य की शादी को केवल 5 ही दिन हुए थे। मेहमान तो शादी के 2 दिन के बाद ही अपने अपने घर चले गए थे और तीसरे दिन टीना के जेठ जेठानी भी चले गए थे, इसलिए टीना और उसकी सास दोनों मिलकर ही खाना बना रही थी। दोपहर का खाना तैयार था, इसलिए सभी ने खाना खा लिया। आज आदित्य शाम को बाहर खाने का प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ था, लेकिन टीना की तबीयत खराब थी तो शाम को घर पर ही खिचड़ी बन गई थी। अगले दिन आयुष की भी छुट्टी थी तो आदित्य दोपहर के खाने के बाद थैला लेकर बाजार से सामान लाने के लिए चला गया था। रमा देवी जी अपने कमरे में लेटी हुई आराम कर रही थी। तभी उनके पास डॉक्टर का फ़ोन आता था। डॉक्टर उनकी परिचित की थी, इसलिए उन्होंने टीना की रिपोर्ट देखकर तुरंत ही उन्हें फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर ने संकुचाते हुए कहा कि आपकी छोटी बहू की रिपोर्ट आ गई है। रमा जी ने घबराते हुए कहा कि कोई गंभीर बात तो नहीं है। तो डॉक्टर ने धीरे से कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही रमा देवी जी के हाथों से फ़ोन छूटते छूटते बचा। वह सुनते ही अपने कमरे में निकलकर टीना की तरफ जाने लगी। तभी आयुष भी उनके पीछे पीछे आया और कहने लगा, दादी मुझे गेम खेलना है, आपका मोबाइल चाहिए। उसे व्यस्त रखने के लिए रमा देवी जी ने कहा कि जाओ मेरे कमरे में मोबाइल रखा है, ले लो। तब तक टीना कमरे से बाहर आ गई थी। आयुष के जाते रमा जी टीना को गुस्से भरे स्वर में कहा, बहू तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो। शादी के 5 दिन बाद ही तुम्हारे पैर कैसे भारी हो गए। नई बहू प्रेग्नेंट है, यह खबर सुनते ही रमा जी गुस्से से तमतमा उठी। तो क्या हुआ, इसमें इतना बवाल करने की क्या बात है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप दादी बनने वाली हैं, और लोग तो बच्चे के लिए कितना परेशान रहते हैं, और मैंने आपको आते ही खुशखबरी सुना दी तो आप मुझ पर ही भड़क रही हैं। रमा जी गुस्से से लाल होकर बोली, बहू तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती क्या। सच बताओ ये बच्चा किसका है। टीना बेशर्मी से किसी का भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस घर की बहू मैं हूँ तो मेरा बच्चा भी इस घर का ही कहलाएगा। रमा जी ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम आज ही अपने बाप के घर वापस चली जाओ। हमें ऐसी चरित्रहीन बहू नहीं चाहिए। टीना ने सास को धमकाते हुए कहा कि अगर आपने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं आप लोगों के खिलाफ दहेज का झूठा केस कर दूंगी। तब आप लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। नई बहू के मुंह से यह बात सुनते ही रमा जी के होश उड़ गए। वह सिर पकड़कर बरामदे की सीढ़ियों पे जाकर बैठ गई और टीना मुस्कुराकर चली गई। तभी आदित्य भी बाजार से आ चुका था और माँ को इस तरह उदास बैठे हुए देखा तो कहने लगा कि क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। बेटे को देखते ही रमा जी की रुलाई फूट पड़ी और वह रोते हुए कहने लगी, बेटा कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे पता है नई बहू पेट से है। यह सुनते ही आदित्य के हाथों से छूटकर सारा सामान गिर पड़ा। आदित्य कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। रमा देवी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं बेटा कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उल्टा जब मैंने बहू से सवाल किया तो वो कहने लगी, बच्चा जाए जिसका भी हो हमें उसे अपनाना ही होगा, नहीं तो वह हम पर दहेज का झूठा केस कर देगी। यह सब सुनकर आदित्य का माथा भी पसीने से भीग उठा।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे कैसी औरत मिल गई है। तभी टीना मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर आई और कहने लगी, अरे आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए मुंह धोकर आइए, मैंने चाय नाश्ता बनाकर रखा है। कड़वाहट से आदित्य भर गया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ कुछ भी खाना पीना नहीं है। टीना मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको बड़ी भाभी के हाथों से खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन वो तो फ़िलहाल मायके हैं, इसलिए आपको मेरे हाथों से बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। आदित्य बोला कि मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन तेरे हाथ से छुआ एक भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। टीना कंधे उठाते हुए बोली, मर्जी आपकी, मुझे क्या। इतना कहकर वो अपना चाय नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। रमा देवी जी कहने लगी, बेटा अब क्या होगा, तेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी बहू के रूप में हमारे परिवार में ऐसी गिरी हुई चरित्र वाली औरत आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? आदित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। थके कदमों से छत वाले कमरे में जाकर सिर पकड़कर बिस्तर पर लेट गया। उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। कहने को तो उसकी ज़िंदगी में नई नवेली पत्नी आई थी, लेकिन उसने तो शादी की 5 दिनों में ही उसकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ और सुकून छीन लिया था। और उसकी माँ भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई थी। उन्हें भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनका पोता आयुष ट्यूशन से घर आया। घर आते ही वह सीधा भागते हुए दादी के कमरे में गया और कहने लगा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। तब जाकर रमा देवी जी को होश आया कि शाम के 6 बजने वाले हैं और उन्हें डिनर बनाने की तैयारी भी करनी है। रमा देवी जी बच्चों के लिए खुद सारा काम कर लेती थी। उन्होंने आयुष को 1 गिलास दूध निकालकर पीने के लिए दिया और फिर रात को खाना बनाने लगी। उसी समय टीना भी रसोई में आ गई और कही, लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बहू के रहते हुए सास अकेले काम करेगी, ये अच्छा लगता है क्या? टीना की हर बात में रमा देवी जी को तन से ही झलक रहा था। उन्होंने धीरे से, रहने दो बहू, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूँगी। वैसे तो उन्हें मन कर रहा था कि इसी वक्त धक्के मारकर टीना को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन उसकी धमकी से रमा देवी जी थोड़ा घबरा गई थी। इधर आदित्य भी गहरी चिंता में डूब गया था कि अगर टीना के खिलाफ जाने की कोशिश की तो टीना उल्टा उस पर ही केस कर देगी। रमा देवी जी को खाना बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे छोड़ देती, इसलिए उन्होंने आलू बैगन की सब्जी और रोटी बना ली थी। वह खाना बनाने के बाद थाली में खाना परोसकर छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उनके घुटने में दर्द रहता था, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने में उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। फिर भी वह धीरे धीरे छत वाले कमरे तक पहुंच गई। वहां आदित्य अंधेरे कमरे में गुमसुम सा पड़ा हुआ था। रमा देवी जी ने कमरे में पहुंचते ही लाइट जलाकर देखा तो आदित्य की आंखें एकदम लाल थी, मानो काफ़ी देर तक सोया हो। बेटे की तकलीफ़ देखकर रमा देवी जी का कलेजा तड़प उठा। उसके पास गई और उसके बालों को उंगलियां फिराते हुए बोली, बेटा उठ चल, कुछ खा ले, शाम को भी चाय नहीं पी। आदित्य कहने लगा, नहीं माँ, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तुम खा लो और आयुष को भी खिला देना। रमा देवी जी ने कहा, आयुष को तो मैं खाना लेकर आई हूँ बेटा, उठ तू भी खा ले, वरना मैं भी भूखे पेट ही सो जाऊँगी। आदित्य कहने लगा, माँ खाली पेट सोने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, तुम खाना खा लो, मुझे सच में भूख नहीं है। लेकिन रमा देवी जी नहीं मानी और कहने लगी कि मेरा बेटा भूखा पेट सोए और मैं खाना खा लूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आखिरकार हार कर आदित्य खाना खाने के लिए उठ बैठा। उसने अपने साथ ही अपनी माँ को भी खाना खिलाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि माँ उसे तो खाना खिला देगी लेकिन खुद भूखे सो जाएगी, क्योंकि वो अच्छे से समझ सकता था कि आज माँ कितनी परेशान है। खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटे खामोशी से बैठे हुए थे। तभी आयुष नीचे से दौड़ता हुआ आया और दादी के हाथों में मोबाइल देते हुए बोला, दादी थोड़ी देर पहले माँ का फ़ोन आया था, वो आपसे बात करना चाहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर मोबाइल देने के बाद आयुष नीचे चला गया। रमा देवी जी ने बहू का फ़ोन लगाया तो बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी वहाँ पर सब ठीक है ना? आयुष ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है?
रमा देवी जी ने अपने आवाज़ को समान करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बहू, यहाँ सब ठीक है। तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? तो बड़ी बहू कहने लगी, यहाँ भी सब ठीक है माँ जी, हम लोग कल वापस आ जाएंगे। यह सुनकर रमा देवी जी को थोड़ी राहत मिली। वह अकेले बहुत घबरा रही थी। फ़ोन रखने के बाद वो ऐसे ही मोबाइल यूज करने लगी। एक वीडियो पर नज़र पड़ते ही वो सोचने लगी कि यह वीडियो कैसे है। उन्होंने वीडियो प्ले किया तो वह देखकर हैरान रह गई कि दोपहर में जब नई बहू उन्हें धमका रही थी, उसी वक्त की उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। वीडियो देखते ही आदित्य आश्चर्य से उछल पड़ा और कहने लगा, माँ, तुमने ये वीडियो कब बनाई? तो रमा देवी जी ने कहने लगी, पता नहीं बेटा, मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर ये सब? तभी अचानक उन्हें याद आया कि दोपहर में आयुष ने गेम खेलने के लिए मोबाइल मांगा था। हो सकता है आयुष ने गेम खेलते हुए कैमरा चालू दिया हो और खेल खेल में ही उसने यह वीडियो बना ली हो। आदित्य के चेहरे से चिंता की लकीरें कम होने लगी थी। उसने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन यह वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि टीना हमें जानबूझकर झूठे दहेज के केस में फंसाने की बात कर रही थी। अब हम उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। हमें उसकी धमकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रमा देवी जी ने हाथ जोड़कर भगवान को कहा, लाख लाख शुक्र है जो उन्होंने ये रास्ता दिखाया, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि ऐसे ही चरित्रहीन बहू को ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। अजित ने कहा, माँ, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसे सच्चाई के सामने आखिरकार हारना ही पड़ता है। उसके बाद आदित्य सीधे टीना के पास गया और उसने कहा कि चुपचाप अपना सामान उठाओ और अपने बाप के घर जाओ। मैं न तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा और न तुम्हारे बच्चे की। यह सुनकर टीना गुस्से से कहा, अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी भड़का दिया। देखो, अगर तुमने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों पर झूठा दहेज का केस कर दूँगी। आदित्य ने कहा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सबको बता दूंगा कि तुम मुझे धमकी दे रही हो कि तुम झूठा केस करोगी। तब टीना ने कहा, और लोग तुम्हारी बात का यकीन क्यों करेंगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी कही हर बात का रिकॉर्डिंग है। इतना कहकर उसने अपनी मोबाइल में वह वीडियो चला दिया और बोला कि अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। टीना की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। मैं बहक गई थी और जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने जल्दी से मेरी शादी करवा दी ताकि समाज में यह बात ना फैले। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हें मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देना ही होगा। आदित्य गुस्से से बोला कि तुम मेरी कोई नहीं, झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा हुआ रिश्ता मैं नहीं निभाऊंगा। तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा और मेरे पास जो वीडियो है उसके आधार पर हमारा तलाक भी आराम से हो जाएगा। टीना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपने माता पिता के पास लौटने को मजबूर हो गई थी। फिर आदित्य और टीना का तलाक हो गया। टीना के माता पिता ने सोचा था कि धोखे से बेटी की शादी करवा कर वो लोग समाज में अपनी इज्जत बनाए रखेंगे, लेकिन अब सब लोग उनकी घटिया नीयत जानकर उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। आखिरकार बदनामी से बचने के लिए टीना के माता पिता ने शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर चले गए। टीना ने समय से पहले ही एक कमज़ोर से बच्चे को जन्म दिया जो जन्म के 15 दिन बाद ही चल बसा। टीना के पास न उसका बच्चा रहा न मान सम्मान। उसने उम्र के नाजुक पड़ाव पर एक गलती कर दी थी जिसका सज़ा उसके पूरे परिवार को मिली। दोस्तों, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो बड़ों को सही रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे धोखे से अपनी गलतियां दूसरों के सिर पर डालने का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है।